हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन में एक न्यू मेथड वार्षिक वृत्ति पत्ते, जिसको इंग्लिश में हम इसको एन्युटी मेथड बोलते हैं। तो देखिए, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि वार्षिक वृत्ति से आप क्या समझते हैं और वार्षिक वृत्ति के गुण दोष क्या हैं तथा वार्षिक वृत्ति का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं या किस चीज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वार्षिक वृत्ति क्या है, इसके गुण दोष क्या हैं, और इसके बाद में हम इससे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, वार्षिक वृत्ति हमारी क्या है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति के शेष मूल्य पर, देखिए ध्यान रखना, शेष मूल्य पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तथा एक निश्चित रकम प्रतिवर्ष ह्रास के लिए घटाई जाती है। जब इस वृत्ति में जो वार्षिक वृत्ति यानी एन्युटी मेथड होता है, इसमें आप डेप भी लगाएंगे और इंटरेस्ट भी लगाएंगे। तो डेप की राशि से तो आपकी जो असेस्ट है वो कम हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट की राशि से आपकी जो असेस्ट है अमाउंट वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरा, ह्रास की राशि इस आधार पर निश्चित की जाती है कि संपत्ति के शेष मूल्य पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाते हुए, देखिए शेष मूल्य पर हमें ब्याज लगाना है, एक निश्चित अवधि के पश्चात संपत्ति का मूल्य अनुमानित अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाए। यानी जितने वर्षों का आप एन्युटी मेथड बनाएंगे, जैसे 3 साल, 4 साल या 5 साल, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो जो लास्ट वाली अमाउंट होगी वो अवशिष्ट मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, ह्रास की राशि वार्षिक वृत्ति सारणी की सहायता से सरलता से ज्ञात की जाती है। देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं फिक्स्ड मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से, इसमें आपको डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दे रखी होती थी और उसके आधार पर आप डेप की कैलकुलेशन कर लेते थे। लेकिन जो एन्युटी यानी वार्षिक वृत्ति मेथड है, इसके अंतर्गत एक सारणी होती है। तो वो जो सारणी का नंबर होता है वो गिवन होता है क्वेश्चन में ही। अगर आप असेस्ट के मूल्य से उस सारणी के मूल्य को मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं तो आपको ह्रास की राशि आ जाती है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो ह्रास की राशि होती है वो प्रतिवर्ष समान रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इंटरेस्ट की राशि क्योंकि शेष मूल्य पर लगती है, इसलिए हर वर्ष वो कम होती जाती है। पहले साल में ज़्यादा होगी, दूसरे साल में उससे कम होगी, तीसरे साल में उससे कम होगी, चौथे साल में उससे कम होगी। यानी जब तक का भी बनवा रहा है अकाउंट, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखिए, ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। ब्याज की गणना निश्चित ब्याज की दर से, वो परसेंटेज दे रखी होगी ब्याज की, संपत्ति के क्रमागत शेष पर की जाती है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि डेप की राशि तो जो सारणी का मूल्य होगा उससे हम संपत्ति के मूल्य की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम वही राशि हमें सेम डालनी है डेप की राशि, लेकिन जो ब्याज की राशि होती है वो क्रमागत मूल्य पर यानी शेष मूल्य पर ज्ञात की जाती है और प्रतिवर्ष कम की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो अगर हमें एंट्री बनानी होगी तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, असेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट की अमाउंट से हमारी जो असेस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो जब असेस्ट को हमें इंक्रीज़ करना होगा तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, असेस्ट को डेबिट साइड में दिखाएंगे। और किसकी राशि से हमारी असेस्ट बढ़ी है, इंटरेस्ट की राशि से, इसलिए टू इंटरेस्ट दिखाएंगे। क्लियर इतनी बार। और डेप की राशि से हमेशा असेस्ट हमारी कम होती है, एनी कंडीशन हम कोई भी मेथड लगाएं। लेकिन यदि हमें डेप लगाना है तो डेप की राशि से हमेशा असेस्ट हमारी कम होगी। तो डेप के लिए हम क्या एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेस्ट अकाउंट। टू असेस्ट का मतलब है हमारी असेस्ट कम हो गई,
और किसकी राशि से कम हो गई, डेब्ट की राशि से कम हो गई। ठीक है, फिर देखिए ह्रास की राशि तो प्रतिवर्ष समान रहती है, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन ब्याज की राशि निरंतर कम होती जाती है। पहले साल में ज़्यादा होती है, सेकंड साल में कम, थर्ड में कम, फोर्थ में और भी कम, और जब तक वो कम होती रहती है जब तक कि हम जितने साल का बनाना है वो अवशिष्ट मूल्य के बराबर संपत्ति का मूल्य ना रह जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि इंटरेस्ट से हमारी असेस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब फ़ायदा है, और टू इंटरेस्ट हमने दिखाया था एंट्री बनाते हुए। तो जब अगर हम P&L अकाउंट बनाएंगे तो वह इंटरेस्ट हम कहाँ दिखाएंगे, बाई साइड में दिखाएंगे, और यदि हमें डेप्रिसिएशन P&L में दिखाना होगा तो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में दिखाते हैं। आपने जब फाइनल अकाउंट बनाया होगा तो डेप्रिसिएशन आप कहाँ दिखाते हैं, असेस्ट पर, डेबिट साइड में दिखाते हैं P&L के, और इंटरेस्ट आप कहाँ दिखाते हैं, जिससे आपकी अगर असेस्ट पड़ रही है तो आप बाई में दिखाते हैं। तो हमने ये अकाउंट मैंने बना के दिखाया है, इंटरेस्ट आप बाई में दिखाएंगे P&L के, और डेप्रिसिएशन 2 में दिखाएंगे। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं वार्षिक वृत्ति पद्धति यानी एन्युटी मेथड के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये वैज्ञानिक पद्धति होती है। क्यों होती है वैज्ञानिक पद्धति, देखिए ह्रास आयोजन को एक वैज्ञानिक पद्धति है ये। सेकेंड है, सर्वप्रथम संपत्ति में विनियोजित राशि पर एक निश्चित दर से ह्रास की गणना की जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, विनियोजित राशि प्लस ब्याज को ह्रास के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है। अब देखिए फिर इसके बाद है, देखिए लिखा है संपत्ति का मूल्य, देखिए यहाँ पे शून्य रह गया है, संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाना, यहाँ पे शून्य आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ संपत्ति का मूल्य हेडिंग आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाना, शून्य रह गया है। इस पद्धति में अंतिम वर्ष में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है और संपत्ति खाता हमारा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे वार्षिक वृत्ति पद्धति के दोष, क्या क्या दोष हैं। देखिए लाभ हानि खाते पर प्रभार निरंतर बढ़ते जाना, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप लगाते जाएंगे तो लाभ हानि खाते में क्या हो जाएगा, उस पर और वो जो डेप की राशि होती है हम किससे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं, तो निरंतर उस पर भार बढ़ता जाएगा। फिर प्रारंभिक वर्षों में संपत्ति खाते का शेष इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। थर्ड इसका जो मतलब दोष है वो क्या है, यंत्र एवं मशीनरी आदि के ह्रास के लिए यह पद्धति सर्वदा अनुपयुक्त है। ठीक है, मतलब मशीनरी जो, अगर हमें मशीनरी यंत्र के लिए अगर हम इस मेथड को यूज़ करें तो ये सही नहीं है। ठीक है, उसके लिए ये वाला मेथड एन्युटी मेथड ठीक नहीं है। बाकी हम कोई संपत्ति के लिए हम दूसरा जैसे फिक्स मेथड, ये डिमिनिशिंग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला हम मेथड यूज़ करेंगे तो संपत्ति और यंत्र के लिए वाला मेथड ठीक नहीं है। फिर देखिए आगे देखते हैं। देखिए आता है वार्षिक वृत्ति पद्धति का क्या क्या उपयोग है। यह प्रणाली व्यवहार में अधिक प्रयोग नहीं की जाती। ये केवल ऐसी संपत्ति के लिए उपयुक्त है जिसका प्रत्येक वर्ष उपयोगिता समान हो, जिसमें अधिक पूंजी लगी हो और जिसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता न हो, जैसे दीर्घकालीन पट्टा। यानी हम जो ये एन्युटी मेथड हमेशा याद रखना, अगर हमने पट्टा कोई किराए पर लिया है तो दीर्घकालीन पट्टे के लिए हम हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, एन्युटी मेथड, और बाकी हम किसी मेथड को यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमें यंत्र और मशीनरी के लिए कोई मेथड यूज़ करना है तो हम फिक्स मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन यदि हमें दीर्घकालीन पट्टे के लिए कोई मेथड यूज़ करना है तो वार्षिक वृत्ति पद्धति या एन्युटी मेथड हम यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि दीर्घकालीन पट्टे के लिए आप डेप्रिसिएशन की कौन सी पद्धति यूज़ करेंगे, तो आप लिखेंगे एन्युटी मेथड या वार्षिक वृत्ति पद्धति। तो देखिए ये आपका थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और आपको याद रखना है, एक तो इसमें क्या क्या याद रखना है, तो दीर्घकालीन पट्टे के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। दूसरा जो इसमें ह्रास की राशि है वो एक सारणी के माध्यम से निकाली जाती है।
तीसरा जो ब्याज की राशि होती है वो एक निश्चित दर से और क्रमागत शेष पर निकाल ली जाती है तथा प्रतिवर्ष कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन को हम P&L के डेबिट साइड में दिखाएंगे और इंटरेस्ट को हम P&L के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी इंटरेस्ट से हमारी जो असेस की राशि होगी वो बढ़ जाएगी, जबकि डेट की राशि जो होगी वो कम हो जाएगी। 6-7 लाइनें हैं, आपको जो याद रखनी है, एक एक नंबर में वो काम आएंगी आपके, ठीक है। और बाकी अगर आपसे ये शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि वार्षिक वृत्ति क्या है, इसके गुणदोष क्या हैं एवं आपका इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप जो मैंने ये आपको बताया है आप इसको लिख सकते हैं और आप इसको फेयर कॉपी में उतार लेना, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।